सोचा कि एक क्विक रिवीजन इनका मैं बना दूं, जिसके बेसिस पर ये टॉपिक्स जिनको नहीं समझ में आया था वो एक बार फिर से इसको समझ लें अच्छे तरीके से, और जिन्होंने इसको समझ लिया था उनका एक हेल्दी रिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम के लिए सबसे पहले हम वही वीडियो देखते हैं जो वीडियो से हमने जेट स्ट्रीम को समझना स्टार्ट किया था। देखो यहां से शुरुआत होती है कि बेसिकली ये विंड जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो नॉर्मली ऐसे पैरेलल सिचुएशन में नहीं चलते हैं, वो ब्रेक होके चलते हैं, कहीं पर पतले होते हैं, कहीं पर मोटे होते हैं, और ये ऊपर के एटमॉस्फेयर में, मतलब कि जमीन से सटके नहीं चलते हैं, बल्कि ऊपर हो सकता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या फिर और ऊपर 6 7 8 किलोमीटर ऊपर भी चल सकते हैं। ये कुछ ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में चलते हैं हमेशा, तभी इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली देखा गया है जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस अचानक से बढ़ जाए ऊपर के एटमॉस्फेयर में, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में वो बनने लगते हैं। अब इसके पीछे कोरियोलिस फोर्स का भी अपना हाथ है। यहां पर क्या होता है कि जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन है ना, वो सेंटर वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा स्पीड प्रेजेंट होता है। अब यहां पर नॉर्मली ये सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि ये वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ सभी जितने भी जेट्स होते हैं, स्ट्रीम जेट्स होते हैं, वो सब फ्लो करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम इनको पोलर जेट्स के नाम पे पढ़ना स्टार्ट करें तो पोलर जेट्स के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि देखो जो भी नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा गर्म होगा और जो पोलर रीजन का एरिया है वो थोड़ा ठंडा होगा। तो इस कंपैरिजन में अगर हम लोग क्या करें, दो एयर के कॉलम ले लें, एक अफ्रीका के डिजर्ट वाले एरिया से और एक आर्कटिक ओशन के कोई भी ओशन वाले सरफेस से, उन्हीं दोनों कॉलम्स को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। अब देखो इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, नॉर्मली हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जब भी कोल्ड एयर होगा, या फिर हमने पोलर रीजन में देखा था कि पोलर रीजन में जो बेस होगा, चूंकि वहां पर एयर डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, इसके बेसिस पर डेंसिटी के चलते क्या होगा, एयर यहां पर प्रेशर हाई होगा कि लो होगा, वेरी गुड, यहां पर प्रेशर जो है वो काफी हाई होगा। तो ये जो बेस वाला रीजन है, जो जमीन से सटा हुआ रीजन है पोल्स पर, वो हमारा बनेगा हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, और जस्ट उसका ऑपोजिट हमने ये भी पढ़ा था कि कहीं पर अगर हीट पहुंचती है तो उसके चलते उसका बेस क्या बन जाता है, उसका बेस बन जाता है लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई लो प्रेशर सिस्टम और यहां पर कोई हाई प्रेशर सिस्टम है तो एयर किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है। अब देखो जब भी लो से हाई की तरफ ये जा रहा है, उस केस में ये तो नीचे जमीन की तरफ ट्रैवल हो रहा है, लेकिन अब हम एक बात और देखते हैं यहां पर कि डेंसिटी डिफरेंस कितना हो रहा है, और डेंसिटी डिफरेंस किस में, तेजी से हो रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल फिक्स है कि जब हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रोपोपॉज की हाइट है, तो ट्रोपोपॉज की हाइट पोल्स के पास में लगभग 8 किलोमीटर की होती है और इक्वेटर के पास में लगभग 18 किलोमीटर की होती है। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम फिर से इस चीज को थोड़ा सा याद करके देखें और इस चीज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो यहां पर हमको देखने को मिलेगा कि चूंकि ट्रोपोपॉज पर, जहां पर इन दोनों की हाइट्स अलग अलग हैं, यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम होगा, क्योंकि ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज पर तो लगभग सिमिलर कंडीशन बनते हैं। लेकिन अगर हम इनके सेम हाइट्स पर जाके देखेंगे तो ये जो सेम हाइट है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर तो वेरी करेंगे ना, क्योंकि एक चीज तो वेरी करेगा ही करेगा। यहां पर हमने जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो इनकी हाइट जो है चेंज हो गई। इसके बाद से स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है पोलर रीजन में 8 किलोमीटर के बाद ही, लेकिन इक्वेटर वाले रीजन में 18 किलोमीटर के बाद जाके ये इक्वेटर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होता है। तो अब ये जो डिफरेंस है, अगर हम इस चीज को एक और एंगल से समझें कि यहां पर क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, कूल एयर की बात कर रहे हैं या फिर पोलर रीजन की बात कर रहे हैं, तो आप सोचो कि ये हाई प्रेशर सिस्टम से यहां पर जो भी प्रेशर सिस्टम बन रहा है, इस प्रेशर चेंज में जो भी सिमिलर प्रेशर कंडीशन बन रहा होगा उसमें चेंज काफी तेजी से होगा। या फिर हम यूं कहें कि इसका जो भी प्रेशर सिस्टम है वहां पर जो भी आइसोबार्स हैं वो काफी क्लोजली स्पेस्ड होंगे, इसके वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर लग रहा होगा वो काफी तेजी से चेंज होगा। सिमिलर डायरेक्शन में अगर हम यहां पर इसी बात को करेंगे तो यहां पर आइसोबार्स थोड़े डिस्टेंस पर होंगे, और आइसोबार्स के डिस्टेंस पर होने का मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट उतना तेजी से नहीं लगेगा। अब देखो यहां पर जो एरो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा होगा वो प्रेशर ग्रेडियंट को दिखा रहा है, यहां देखो कितनी तेजी से निकल रहा है। और वही चीज अगर हम लोग इस रेड वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहां पर ये चीजें थोड़ी स्लो हो जाएंगी, है और ये देखो। अब इसके वजह से अगर हम एक कॉमन लाइन ले लें, हम मतलब हमने हाइट जो है वो कांस्टेंट कर दिया है, तो उसके रेस्पेक्ट में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही केसेस में डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने ये लाइन लिया, अब इस लाइन के चलते क्या होगा कि यूजुअली ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है, यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर के लिए यहां पर एक तो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा होगा, ठीक है, और यहां पर
हाई प्रेशर सिस्टम और एयर जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा। ये लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जब भी हमने एक लाइन ड्रॉ की, और यूजुअली हमने ये भी तो देखा था ना कि जहां पर भी लो प्रेशर सिस्टम बनता है उसके जस्ट ऊपर, सॉरी हाई प्रेशर सिस्टम बनता है उसके जस्ट ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बनता है। ऐसा हमने सोमाली जेट करंट में पढ़ा था, और इवन हमने ईस्टर्ली जेट में भी पढ़ा था इस चीज को कि तिबेटन प्लेटू पे लो प्रेशर सिस्टम बनता है, तो इसीलिए उसके जस्ट ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। तो इस वे में भी अगर हम समझें इस चीज को, तो तब भी हम इस चीज को रिलेट करके देख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर एक बार तो हाई प्रेशर सिस्टम से ब्लू वाले की तरफ से रेड की तरफ लो प्रेशर सिस्टम की तरफ ट्रैवल हुआ था जमीन में, नीचे ग्राउंड सर्फेस पर। लेकिन जब भी हम ऊपर वाले डायरेक्शन में आते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्शन में डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है कुछ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, कुछ ऐसा डायरेक्शन देखने को मिलता है हमको। तो इस डायरेक्शन के चलते क्या हो रहा है कि नॉर्मली ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल होगा। तो अब सोचो कि यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है और ऊपर वहां पर लो प्रेशर सिस्टम है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होगा कि जब भी हाई टू लो चल रहा है तो यहाँ पर अर्थ रोटेट भी करता रहता है। क्योंकि अर्थ रोटेट करता है तो यहाँ पर लगता है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स कभी कभी जब देखो इतने ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में जब ये विंड्स ट्रैवल करती है ना, तो वहां पर फ्रिक्शन वगैरह कुछ मिलता नहीं है, तो उनकी स्पीड ना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब इतनी ज्यादा स्पीड होगी, तो हमने एक बार शुरुआती क्लासों में पढ़ा था कि स्पीड या वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोरियोलिस फोर्स। जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगेगा। और हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको हमने नाम दिया था जियोस्ट्रॉफिक विंड। देखो जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है ना वो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट मतलब कि हम किसी भी विंड को जियोस्ट्रॉफिक बुला सकते हैं अगर वो आइसोबार के पैरेलल चलता है। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस बनता है इन जेट स्ट्रीम्स के अंदर में, जहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्वियसली हमें पता है कि अपने राइट हैंड साइड लगता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे लेफ्ट हैंड साइड लगता है। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो सभी जितने भी यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स बन रहे हैं, या तो पोलर जेट स्ट्रीम्स होंगे या फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होंगे, ये दोनों के दोनों, या फिर हम ये चारों ही बोले अगर नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हमेशा देखेंगे कि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो करते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पर क्या होता है, देखो देयर आर सर्टेन वेरिएशंस टू इट। यहाँ पर हीटिंग, कूलिंग, ये डिपेंड करता है कि आपका लैंड मास और ओशन का कैसा कॉन्टैक्ट है। इसी की वजह से डिफरेंशियल लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम बनते हैं जमीन पर। तो जैसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ चेंजेस आते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि किस हिसाब से ये जो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर है यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता है। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमने ये पढ़ा था कि विंटर सिचुएशन में या फिर विंटर सीजन में ये टेम्परेचर डिफरेंस और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, या फिर हम यूं बोले कि शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग कैसा कि अगर हम समर वाले रीजन में देखेंगे या फिर हम विंटर के रीजन में देखें, तो आपने देखा कि ये थोड़ा स्ट्रांग हो गया, पहले थोड़ा थिन था, अभी ये थोड़ा थिक हो गया। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा तो ये अपनी विड्थ जो है वो चौड़ी कर देते हैं, लाइक दिस। तो इस केस में क्या होता है, इनका स्ट्रांगनेस दिख रहा है और स्पीड देखो कितना तेज हो गया यहाँ पर। ये क्यों हो रहा है ऐसा स्पीड और कैसे ये स्ट्रांग हो गए? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया। नॉर्मली क्या होगा, जब भी जब भी समर सिचुएशन आएगा तो ये नीचे की तरफ, मतलब इक्वेटर के साइड में शिफ्ट करेंगे। ऐसा क्यों है आप खुद ही समझो। क्योंकि जब भी विंटर का सिचुएशन होगा तो विंटर के सिचुएशन में ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा अर्थ का बेंडिंग है, और ये वाला केस जो है ना जो सबसे ऊपर चले गए हैं, ये हमारे समर का सिचुएशन है। तो समर की सिचुएशन में सबसे ऊपर चले जाएंगे, सबसे पास अपने पोल के, और इसका जस्ट उल्टा जब भी ठंडियां आएंगी तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नॉर्मली ये भी शिफ्ट होते रहते हैं। तो इस बेसिस पर हम इसको समझेंगे यहाँ वाले डायग्राम से। यहाँ पर क्या होता है, देखो ये वाले अगर अर्थ की बात करें तो इस केस में अर्थ में कौन सा पोर्शन अर्थ की डायरेक्ट रेज ले रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, यहाँ पर हीट डायरेक्ट सन रेज पड़ रहे होंगे, मतलब हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडियां चल रही होंगी। तो विंटर सिचुएशन में चूंकि सन अपने डायरेक्ट रेज को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दे रहा है, उसी हिसाब से जो पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी नीचे की तरफ आ जाएंगे। जस्ट इसका ऑपोजिट हमको मिलेगा इस वाले फेज में। इस वाले फेज में क्या हो रहा है कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ की डायरेक्टली रेस को कैप्चर कर रहा है। तो इस बेसिस पर क्या होगा कि जो भी हमारा पूरा का पूरा पोलर जेट है और सब ट्रॉपिकल जेट है, ये दोनों के दोनों पोल साइड में शिफ्ट होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सन की रेस पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी, अब उसने इक्वेटर, फिर इक्वेटर से वापस और ऊपर आ गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। तो यहाँ पर इन रेस्पेक्ट में जैसे सन की डायरेक्ट रेस अर्थ के ऊपर नीचे से ऊपर मोशन करती रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पोलर जेट्स होते हैं या फिर सब ट्रॉपिकल जेट्स होते हैं, ये भी ऊपर और नीचे शिफ्ट करते रहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके। अब देखो इस वे में हम समझ सकते हैं कि ये शिफ्टिंग किसके बेसिस पर होती है? नॉर्मली अर्थ के टिल्टिंग के बेसिस पर ही होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे जैसे कि मैंने बताया कि देयर आर वेरिएशंस इस हिसाब से कि कहीं पर जमीन ज्यादा गर्म हो जा रहा है, कहीं पर जो भी ओशनिक सर्फेस है, आप देखो जैसे यहाँ पर तो ओशन सर्फेस थोड़ा ज्यादा ठंडा रह गया, तो इसीलिए ये हाई प्रेशर बन गया। जहां पर भी आप देखो कि नीचे के एरिया में जो कि लैंड वाले सर्फेस के हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप यूएसए में, तो ये सारे लो प्रेशर सिस्टम बन रहे हैं। कहीं पर भी छोटा सा पानी मिला, लाइक हडसन बे में यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये हाई प्रेशर सिस्टम बन गया। या फिर ऊपर भी हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोलर रीजन के काफी पास है, यहाँ पर काफी ठंड है, ये नॉर्वेजियन वाली कंट्री है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूजुअली लो प्रेशर हाई प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा हमारा लैंड सर्फेस है, कैसा हमारा वाटर सर्फेस है, ये भी बनता रहता है। लेकिन ये हाई प्रेशर सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम हमारे जमीन पर बन रहा है, हमारे लैंड सर्फेस पर बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमको हमारे जेट स्ट्रीम्स में भी दिखता है। क्योंकि आप खुद ही समझो इस चीज को कि जब भी लो प्रेशर सिस्टम बनेगा, तो लो प्रेशर सिस्टम में हमने ये बात की थी ना कि हवाएं इसकी तरफ आएंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी। अब भाई जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी तो ये जेट स्ट्रीम से मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ऐसे लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम के चलते इसमें बेंडिंग देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर चूंकि हम एयर मास भी पढ़ चुके हैं, तो मैं उससे भी रिलेट करके आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो भी नीचे वाला रीजन है, हमको पता है कि वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं और वो थोड़े हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, वार्म होते हैं। तो इसके बेसिस पर क्या होता है, ये तो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखाया जा रहा है कि यूके में विंटर के मंथ्स में कितना खतरनाक हवा चलने लगता है केवल इसके चलते, और ये स्पीड देखो आप इंक्रीज हो गई है यहाँ पर। तो
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, वो यूके में, यूएसए वाले रीजन में, कनाडा वाले रीजन में, ये सब जगहों पर आते हैं। अब देखो क्या होता है कि एक स्टेशनरी जेट स्ट्रीम पैटर्न होता है जो कि यूजुअली चलना चाहिए, और लेकिन क्या होता है कि ये इट विल ब्रिंग फ्रीक्वेंटली लो प्रेशर सिस्टम टू द सेम रीजन। कभी कभी क्या होता है कि ये लो प्रेशर सिस्टम अपने साथ कैरी करके ले जाता है, और कभी कभी हाई प्रेशर सिस्टम भी अपने साथ ये कहीं कहीं पर ट्रैवल बना देता है। अब क्या होगा इन लो प्रेशर सिस्टम से, क्या होगा कि व्हेन वार्म एयर मूव्स फर्दर नॉर्थ देन नॉर्मल, कोल्ड पोलर एयर मूव्स। जब भी क्या होगा कि जब भी वार्म एयर, जैसे कि यहां पर आप देख रहे होगे, ये जो वार्म एयर है ये थोड़ा सा भी अगर ऊपर की तरफ मूव करेगी अपने नॉर्मल पोजीशन से, तो क्या होगा कि इसके ऊपर की तरफ बेंडिंग होगी। कभी भी ये जो पोलार रीजन के ठंडे हवाएं हैं, अगर ये कभी भी नीचे की तरफ शिफ्ट होंगी तो डेफिनेटली ये इसको नीचे की तरफ धक्का देंगी। तो ये जब ऐसे प्रेशराइज करते रहते हैं ना, तो ये बनता है अपना मियांडरिंग स्ट्रक्चर। तो ये कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि स्ट्रेट होता है, लेकिन इन सब फॉर्म में भी ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं मियांडरिंग, ठीक है। इसको हम लोग बकल भी बोलते हैं। नॉर्मल सिचुएशन देखो ये है जब जेट स्ट्रीम्स बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं और यहाँ पर एयर मासेस भी काफी डिफरेंट में है, तो इसीलिए ये मियांडरिंग होने लगती है, ठीक है। और जब भी मियांडरिंग होगी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज करती है। ये जो स्पीड में चेंजेस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल एरियाज। आप इस जगह पर थोड़ा सा फोकस करके देखना, आप देखोगे कि सेंटर में जहां पर भी इसको लो प्रेशर सिस्टम मिल रहा होगा, आप ये समझना कि यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम है नीचे जमीन पर, और ये देखो कैसे स्पीड इसकी यहाँ से बढ़ रही है, बाकी स्पीड धीमी ही है। वो क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि नीचे इसके ना जस्ट लो प्रेशर सिस्टम है, इसके जस्ट नीचे जमीन पर क्या होता है कि लो प्रेशर सिस्टम में हवाएं ऊपर की तरफ आती हैं, और जब भी ऊपर की तरफ आती हैं तो इसमें ऐड ऑन करेंगी। जब भी ऐड ऑन करती हैं तो इनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। कहीं पर भी अगर यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा है तो वहां पर स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो इसके बेसिस पर आप देखोगे, देखो जहां से मैं बता रहा था कि लो प्रेशर के जस्ट ऊपर वाली जो भी स्ट्रीम्स होगी, आपने देखा कि वो थोड़ी सी थिक है। यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये जेट स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट करेगा। जब भी जेट स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और ये लो प्रेशर सिस्टम इसको थोड़ा सा थिक भी बनाएगा, ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट भी बन सकता है कि कहां पर हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा होगा। तो धीरे धीरे आप देखो, इसको हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं अपने स्लाइड्स के बेसिस पर। अब देखो नॉर्मली हम जब बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने अभी एक मिनट में स्लाइड्स थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमने क्या क्या बात कर ली है एक बार उसको मैं आगे करता हूँ। जियोस्ट्रॉफिक विंड हमें समझ में आ गया है, आइसोबार की पैरेलल चलने वाली विंड्स को जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं, और इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कोरियोलिस फोर्स लगता है, ये सारी बात एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इसमें। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हाउ जेट स्ट्रीम्स आर कॉज्ड, तो जेट स्ट्रीम कैसे बनते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जेट स्ट्रीम्स यूजुअली क्या होता है कि लो प्रेशर सिस्टम से ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर की तरफ जाते हुए जब हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम की तरफ ट्रैवल करते रहते हैं, उसी में उनको फ्रिक्शन वगैरह मिलता नहीं है। जब फ्रिक्शन वगैरह नहीं मिलता है तो वो कोरियोलिस फोर्स उनके ऊपर ज्यादा एक्ट करने लगता है। जब भी कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें विंड अगर इस डायरेक्शन में चल रही हो तो उस पर कोरियोलिस फोर्स जो भी लगे वो कुछ इस डायरेक्शन में लग जाए, कि वो सीधे 90 डिग्री टर्न हो जाए। इस वाले लेवल पर जितने भी विंड्स होंगे सब 90 डिग्री ट्रैवल कर रहे होंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एक जो सिस्टम बन रहा है आप देख रहे होगे कि यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एक चेन बन जा रही है। इसी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम्स बोल रहे हैं, और इसी बेसिस पर ये बनता है। और हमने ये भी बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस जब भी होगा तो ये और ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके पीछे का क्या रीजन है आप खुद ही समझो, कि जब भी दो नॉन, या फिर हम ये बोलें कि जब दो डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी के दो लिक्विड्स अगर आपस में मिलते हैं तो उस केस में देखोगे कि वो जल्दी घुलते मिलते नहीं है। तो अगर हम एक बात ये देखें कि अगर हम मान लो कि एक अर्थ को सपोज करें यहाँ पर, और इस अर्थ में हम देखें कि यहाँ वाला जो इतना ऊपर का रीजन है ये थोड़ा पोलर रीजन है, यहाँ पर चीजें काफी ठंडी हैं, और इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पर चीजें काफी गर्म है। तो जब भी क्या होगा कि इस डायरेक्शन से ऊपर से इधर के डायरेक्शन में कोई भी चीज जाएगी तो डेफिनेटली उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें बेंडिंग देखेंगे, और बेंडिंग आगे चल के ऑब्स्ट्रक्ट भी तो करेगी, इसीलिए ये इंटरमिक्स भी नहीं होंगे जल्दी से। मान लो वार्म एयर जो है इसकी डेंसिटी कम है और यहाँ पर डेंसिटी पोलर रीजन पर ज्यादा है, तो जब भी इसके पास आएगी तो ये इसको रिपेल भी तो करेंगे ना, इसमें मिलने नहीं देंगे सीधे सीधे, इसके हेड टू हेड कोलिशन जब भी होता है। और नॉर्मली हमने देखा भी है कि यहाँ पर जेट कोरियोलिस फोर्स के चलते ऑलरेडी ऐसे बेंड हो जाते हैं। नॉर्मली ये वाला डेंसिटी काफी ज्यादा है और ये वाली डेंसिटी थोड़ी कम ही है, तब भी थोड़े बहुत प्रेशर को नॉर्मल करते हुए ये पूरा तो मिक्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसके बेसिस पर वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में एक बड़ी सी विंड सिस्टम चलेगी, ठीक है। तो इस बेसिस पर जेट स्ट्रीम्स बनते हैं। इनके दो तीन रीजंस जो भी थे मैंने आपको बताया कि तो टेम्परेचर डिफरेंस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरियोलिस फोर्स इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ऊपर चलना, ऊपर की तरफ जब भी हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे, मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड में फोर्स डिटेक्ट करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसके कुछ पेक्यूलियर फीचर्स होते थे जिनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। सबसे पहला सरकम पोलर था, तो ये देखो सरकम पोलर है भी पूरे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, और इसका जो भी अर्थ का एक्सिस होगा पोल से कनेक्टेड करने पर तो उसी के चारों तरफ ये भी घूम रहा है, तो इसीलिए इसको हमने सरकम पोलर बोला था। हमने बोला था कि भाई ये नैरो कॉन्सेंट्रेटेड बैंड्स होते हैं। तो अभी हमने देखा ना एक स्ट्रक्चर में कि एक पाइप था, उसके अंदर एक और पाइप था, उसके अंदर एक और पाइप, उसके अंदर एकदम डार्क पाइप। तो ये डार्क वाला था, यहाँ पर चीजें सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से घटती हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो नैरो स्ट्रिप आप देख रहे होगे इसी में स्पीड काफी तेज होती है। अब ये नैरो आपके हिसाब से कितना नैरो होगा? अरे 2-3 सेंटीमीटर वाला नैरो नहीं है ये नैरो है काफी किलोमीटर्स का। ये हो सकता है कि ये 100 किलोमीटर्स में भी हो, तो ये काफी बड़ा होता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है हमारा, तो उसके बेसिस पर हम इसको नैरो ही बोलते हैं। तो ये 50 से 150 किलोमीटर के डायमीटर में ये ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत तेजी से स्ट्रीम्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको नैरो कंसंट्रेटेड स्ट्रीम्स ही बोलते हैं। अब ये हमने एक और पढ़ा था मियांडरिंग के शेप में, तो मियांडरिंग के लिए भी हमने पढ़ रखा है कि कैसे चीजें मियांडर करती हैं, फोर्सेस कैसे लगते हैं और ये क्यों मियांडर करती हैं। रॉसबी वेव्स, मियांडरिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग रोसबी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रोसबी वेव्स होती हैं, जैसे कि हमने वो नहीं पढ़ा था कि रिवर्स अपने मिडिल स्टेज में मियांडर करती है और एक यहाँ से कभी कभी कटते हुए ऑक्सबो लेक बन जाता है। तो समझो ऐसा ही ये वाला जो लो प्रेशर सिस्टम है ये ऑक्सबो लेक टाइप का बन चुका है। यहाँ पर चीजें ऐसे चल रही थी और इधर की तरफ जा रही थी,
लेकिन क्या हुआ कि यहीं से इसने कनेक्शन बांध दिया और इस वाले लो प्रेशर सिस्टम को एकदम आइसोलेट कर दिया, जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर में, और वापस से ये प्लेन ही हो गई। तो इस बेसिस पर ये रॉसबी वेव्स बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। ये अपने आप में रॉसबी वेव्स एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना ही है, ठीक है। अब देखो, ट्रोपोस्फेरिक विंड सिस्टम में हमने दो पढ़े, एक तो सब ट्रॉपिकल जेट और एक पोलर जेट। दोनों के डिफरेंसेस भी हमने पढ़े कि भाई हाइट में जो है डिफरेंस मिलेंगे। इसी की बात में कर रहा था कि पाइप के अंदर वाला जो स्फीयर है वो सबसे ज्यादा तेजी से स्पीड में ट्रैवल करेगा, उसके बाद चीजें वैरी करती रहेंगी। हाई वेलोसिटी रहेगी, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, और वेलोसिटी कभी कभी बढ़ के 600-700 किलोमीटर भी चली जाती है पर आर के बेसिस पर। फिर इसके बाद जियोस्ट्रॉपिक विंड, जो कि हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब ये बता रहा है कि ये अपर लेवल वेस्टर्लीज के क्यों पार्ट है, जो भी पोलर जेट है, सब ट्रॉपिकल जेट है, या फिर जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्लीज क्यों होते हैं। दोनों ही केसेस में पोलर जेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, लेकिन मैंने उसको भी एक वीडियो के थ्रू समझाया। और सिंपल यहाँ से भी सेम रीजन है कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है वो थोड़ा ज्यादा हीटेड रहता है। जब वो ज्यादा हीट रहेगा तो यहाँ पर बनेंगे इक्वेटर पर हमारे लो प्रेशर सिस्टम, और इस लो प्रेशर सिस्टम से हवाएं ऊपर की डायरेक्शन में उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो डाइवर्ज होंगी इधर और इधर, और ये इधर सिंक करेंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सीधे सीधे हम बता रहे हैं, ये सीधे न जाके काफी हद तक 90 डिग्री में बेंड हो जाती है। जब 90 डिग्री में बेंड होती है तो ये एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है, जस्ट लाइक हमने पोलर जेट को समझा था। तो मोर और लेस दोनों का कंडीशन सेम है, इसीलिए जो भी दोनों के डायरेक्शन है वो भी सेम होते हैं। अब अपर लेवल वेस्टर्लीज क्यों कहते हैं ये तो हमने समझ लिया, इसके पीछे के क्या रीजन थे। लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम, देयर आर सर्टेन परमानेंट जेट स्ट्रीम, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे। सबसे पहला इसमें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम था, और उसके ऊपर हमने पोलर जेट स्ट्रीम देखा। लेकिन सर्टेनली देयर आर फ्यू टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स एज वेल, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कि ये पूरे साल भर नदर हेमिस्फीयर में नहीं रहती है। क्या होता है, नदर हेमिस्फीयर में कभी कभी कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाते होंगे, या फिर ये समझो जहां से भी ये पास होती होंगी वहां पर कुछ ट्रफ्स बनते होंगे, या फिर कुछ क्रेस्ट बनते होंगे, जैसे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर सिस्टम में बन रहा था। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स एकदम अलग ही पाथ लेता है, मियांडरिंग वाले स्ट्रक्चर में चलाता है। तो इस तरीके से हम देखो दोनों स्ट्रीम्स को ही डिफाइन कर सकते हैं, पोलर फ्रंट जेट को भी और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज को भी। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, और ये भी देखा कि पोलर जेट फ्रंट नियर अबाउट यहाँ पे क्या होता है कि 60 डिग्री तक, 60 डिग्री लैटिट्यूड तक नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में ये पोलर फ्रंट जेट चलता रहता है। तो इसीलिए हमने अभी तक बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश कर ली है। फिर आता है टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स। देखो, टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स में क्या होता है कि ये पहले तो 3 टाइप्स की होती हैं, और ये टेम्पररी नेचर की होती हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। ये बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आती है, कुछ महीने, कुछ दिन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनकी जो हाइट होती है वो भी लगभग जेट स्ट्रीम के जैसे 9 से लेकर 14.5 किलोमीटर तक की हाइट ही होती है। यहाँ पर देखो वही कॉमन बात हो गई कि कुछ जेट स्ट्रीम्स जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है मान लो, और कुछ मान लो ऊपर के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो वहां पर कोई और जेट स्ट्रीम लोकली बन गई है। तो ऐसे लोकल जेट स्ट्रीम्स, लेकिन हम सभी लोकल जेट स्ट्रीम्स को नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए ना, क्योंकि टाइम के साथ साथ टेम्पररी जेट स्ट्रीम है जो कहीं भी बनेगी, कहीं भी चल देगी। तो इन सबके बेसिस पर हमने कुछ रीजन्स आइडेंटिफाई किए। उसमें से बड़ी बात यह है कि मोर और लेस इंडिया के इर्द गिर्द ही ये सारे पोजीशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें अगर हम सबसे पहले पढ़ें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट। अब देखो इसमें क्या होता है कि लोअर लेवल जेट्स होते हैं ये, ठीक है। लोअर लेवल जेट्स का क्या मतलब है, कहीं पर आपको हाइट इसमें और ज्यादा मिल सकती है क्योंकि ये ट्रोपोपॉज से थोड़ा नीचे ही चलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का मतलब ये है, या फिर यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रॉपिक्स रीजन में हमें दो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे लो लेवल के करंट्स या जेट्स देखने को मिलते हैं। एक का नाम हम बोलते हैं सोमाली जेट, और दूसरे को हम बोलते हैं अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट। देखो, अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट या फिर सोमाली जेट, ये दोनों ही हमारे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बन सकते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट अपने आप में एक यूनिक फीचर है नदर्न हेमिस्फीयर का केवल, जो कि समर सीजन में आता है, और ये लगभग 5 से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली सबसे पहले अगर हम सोमाली जेट के बारे में पढ़ें, नॉर्मली क्या होता है कि ये अगर हम पूरा पढ़ें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की अगर हम कोशिश करें पढ़ने की, तो बेसिक रीजन अभी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने जितना समझ पाया है उसको इस हिसाब से समझ पाया है कि बेसिकली यहाँ वाला जो टिबेटन रीजन है, ये टिबेटन रीजन क्या होता है, गर्मियों के दिन में काफी हीट हो जाता है, और जो हमारा अफ्रीका के पास वाला ये वाला रीजन है, यहाँ पर मस्करीन बेसिन और ये सब जगह जो भी है, ये एक कूलर टेम्परेचर बनाता है। तो क्या होता है, इसके चलते जो इसका ऊपर का लेयर है, ये इसके ऊपर के लेयर से यहाँ पर तो लो प्रेशर सिस्टम बन गया, और इसके ऊपर यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर सिस्टम, और जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है, इसके जस्ट ऊपर क्या बनेगा, इसके जस्ट ऊपर बनेगा लो प्रेशर सिस्टम। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर सिस्टम की तरफ एक विंड ट्रैवल करती है, इसी को ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सोमाली करंट की अगर हमने बात की, तो सोमाली करंट में बेसिकली क्या होता है कि लगभग इससे नीचे 1.5 किलोमीटर के ऊपर के हाइट पर जो ये एयर नीचे डिसेंड करती रहती है, वो क्या करती है कि यहाँ वाले रीजन से थोड़े नीचे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ट्रैवल करती है, ठीक है। इस विंड सिस्टम को हम लोग, या फिर इस जेट को, एक जो जेट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोमाली करंट, ठीक है। तो इतनी दो बातें हो गई, और तीसरा है हमारे पास जिसको हमने नाम दिया है द पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। अब देखो, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम क्या होता है कि जब पोलर रीजन में जब बहुत ज्यादा ठंडियां पड़ने लगती हैं, तो उस केस में एक नया जेट स्ट्रीम डेवलप होता है, और ये जेट स्ट्रीम स्ट्रेटोस्फीयर में डेवलप होता है, जिसकी हाइट मोर और लेस 30 किलोमीटर के नियर अबाउट होती है। अब 30 किलोमीटर ऊपर से जब स्ट्रेटोस्फीयर में ये नाइट जेट स्ट्रीम स्टार्ट होता है चलना, और ऑब्वियसली हमको पता है, मान लो अगर ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एक तो हमने देखा था कि यहाँ पर यूजुअली एक हमारा पोलर जेट तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर अब हम ये देखते हैं कि और भी चिलिंग इफेक्ट के साथ पोलर नाइट जेट स्ट्रीम के फॉर्म में ऊपर, काफी ऊपर जेट स्ट्रीम एक चलता रहता है। तो ये जेट स्ट्रीम जब बहुत ठंडा हो जाता है, या फिर हम इसमें ये भी बोल सकते हैं ना कि जब ये पोलर जेट स्ट्रीम, ये काफी ठंडा है ऑलरेडी, ये सर्कल भी कर रहा है ऊपर के रीजन में, और इसका इफेक्ट पोलर रीजन के जगह पर पड़ भी रहा है, जमीन पर। लेकिन क्या होगा कि जब अगर इन केस हमारा जो पोलर जेट है वो थोड़ा भी वीक पड़ जाएगा, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो है वो उधर धक्का देने लगेगा,
बोलेगा कि भाई तुम नीचे चलो, हम और नीचे फैलना चाहते हैं, और एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो जब ये और एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो ये खतरनाक चिलिंग इफेक्ट देता है ऊपर की कंट्रीज में, लाइक यूके वगैरह में, कनाडा वगैरह में। तो इन सब जगहों पर आप देखोगे कि बिल्कुल गजब की ठंड पड़ती है, और ये ठंड इतनी खतरनाक होती है जब ये बिल्कुल ब्रेक करके अंदर आता है। तो इस केस में नॉर्मली ऐसी ठंडियां तो यहाँ वाले रीजन में पड़ती ही रहती हैं, लेकिन जब जिस टाइम हमारा पोलार जेट स्ट्रीम थोड़ा सा वीक होता है तो ये पोलार नाइट जेट स्ट्रीम इसको हल्का सा धक्का देता है, और इस धक्का देने की वजह से ये बड़े बड़े रीजन जो हैं ये कुछ इस तरीके से मियांडरिंग करने लगते हैं। तो जो भी रीजन इसके चिलिंग इफेक्ट में आएंगे, ये चिलिंग इफेक्ट वाला रीजन काफी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये है पोलार नाइट जेट स्ट्रीम जो कि काफी ऊपर चलता है और केवल ठंडियों के टाइम पे चलता है। ठीक है, तो ये 3 हमारी टेम्परेरी विंड्स हैं, इसमें हम कुछ भी फिक्स नहीं करते हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था, एक देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा परमानेंट जेट स्ट्रीम, उसके बाद हमने परमानेंट जेट स्ट्रीम में 2 पढ़े थे, और उसको अगर हम नदर नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। टेम्परेरी जेट स्ट्रीम में हमने 3 पढ़े, एक ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है सोमाली करंट, और एक पढ़ा हमने पोलार नाइट जेट स्ट्रीम। ठीक है, इतनी बातें अब तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहां पर देखो इन्फ्लुएंस क्या होता है जेट स्ट्रीम का वेदर में, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी हुआ है कि एक तो मान लो अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो काफी चिलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि हमने एक वीडियो नहीं देखी थी जिसमें वीडियो में ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे एक विंड सिस्टम ट्रैवल हो रहा था, और इसके जस्ट नीचे ये मतलब हमने थोड़ा सा भी 3D इफेक्ट में देखा था, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा था। कभी कभी क्या होता है कि ये लो प्रेशर सिस्टम और कहीं पर यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बनता रहता है, तो इसके चलते मान लो लो प्रेशर सिस्टम पे, अब लो प्रेशर सिस्टम को हम टॉप से देखने की कोशिश करते हैं। चलो ये टॉप पोजीशन है और ये हमारा लो प्रेशर सिस्टम है। नॉर्मली क्या होता है कि लो प्रेशर सिस्टम पे हवाएं अंदर की तरफ आती हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अब हवाएं अंदर की तरफ आ तो रही हैं, लेकिन हमें पता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में इसमें कोरियोलिस फोर्स भी लगता है, और वो भी अपने राइट हैंड साइड पे। तो सबके राइट हैंड साइड पर हम एक कोरियोलिस फोर्स लगा देते हैं। तो आप देखो कि इस डायरेक्शन में मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको अब बगल से देखेंगे तो एक सिलेंड्रिकल शेप में हमको ऐसा कुछ दिखेगा, जिसमें यहाँ पर बेस में लो प्रेशर सिस्टम रहा है और हवाएं इधर उधर भाग रही होंगी, मतलब कि टर्न हो रही होंगी ऐसे, और ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसके चक्कर में जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही हैं, ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीजें ऊपर भी बढ़ती रहेंगी। और हमारा ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर ऑलरेडी हमारा बह रहा है हमारा जेट स्ट्रीम। जैसे ही इसका कनेक्शन होता है, तो वो अभी जो हमने एक वीडियो नहीं देखा था जिसमें हमने लेंस लगा के उसको देखा था कि यहाँ से चीजें जब ऐड होती थी तो यहाँ की स्पीड अचानक से बढ़ जाती थी इन जेट स्ट्रीम्स की। तो आप समझो कि अब क्या होगा कि ये जो साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पर डेवलप हुआ है, ये एक तरीके का साइक्लोनिक कंडीशन है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में इसको हम लोग साइक्लोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो ये जो साइक्लोन बन गया आपस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करते करते, आसपास जो भी चीजें मिलेंगी वो थोड़ा साइक्लोन टाइप का बन जाएगा। तो अब ये साइक्लोन टाइप जिधर जिधर जेट स्ट्रीम जाएगी उधर उधर जाएगा। तो मतलब कि एक तरीके से तो ये हम बोल सकते हैं कि जेट स्ट्रीम हमारे वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस कैसे करती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टेम्परेट साइक्लोन्स के पाथ होते हैं उस पाथ को इन्फ्लुएंस करने का काम जेट स्ट्रीम करती है। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब उसके बाद देखो दूसरा है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और सम टेम्पररी जेट स्ट्रीम, जिसका हमने इन्फ्लुएंस देखा। जैसे कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में अगर हमने पढ़ा, या फिर सॉरी इसको छोड़ दो, टेम्पररी जेट स्ट्रीम हम पढ़े, तो टेम्पररी जेट स्ट्रीम में और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हमने देखा था कि इंडिया का मानसून पैटर्न ड्रिवन होगा। क्योंकि जो भी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है वो टिबेटन प्लेट्यू में अगर हीटिंग नहीं हुई और अगर यहाँ से ऊपर से मस्करीन हाई तक हवाएं इस डायरेक्शन में नहीं आई, तो सोचो कि डिसेंट नहीं होगी। जब डिसेंट नहीं होगी तो ये इंडिया कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगी कौन सी हवाएं? ठीक है, क्योंकि जितनी हवाएं मानसून लेके आती है, मान लो ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, तो इंडियन कॉन्टिनेंट में जितनी हवाएं यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून के बेसिस पर इस डायरेक्शन में बढ़ेंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग मानसून हमारे कंट्री में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझो कि जब अगर डिसेंट यहाँ पर ज्यादा होगा हवाएं, तो यहाँ से ज्यादा हवाएं अपनी तरफ माइग्रेट करेंगी, जितनी ज्यादा हवाएं माइग्रेट करेंगी उतना ही ज्यादा बारिश हमारे कंट्री में आएगा। तो आप सोचो कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं हमारे इंडियन मानसून सिस्टम को। साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ जेट स्ट्रीम्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर इनके मूवमेंट से अगर बहुत लंबे टाइम तक ये बने रहे तो हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम, इन सबके चलते कहीं पर ड्रॉट कंडीशन हो सकता है, कहीं पर फ्लडिंग कंडीशन आ सकती है। तो इस हिसाब से ये लोग वेदर को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इनका एक बड़ा रूप है। साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर एड्रेस किया था कि जेट स्ट्रीम टेम्परेट रीजन में वेदर को कैसे इंट्रोड्यूस या फिर इंप्रूव करती है, अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर भी हमने अलग अलग तरीके से दिखाया था। यहाँ पर आप वही पोलर वॉर्टेक्स वाली बात कर सकते हो। पोलर वॉर्टेक्स का क्या मतलब है? पोलर वॉर्टेक्स देखो, जो भी हम अभी यहाँ पर अभी एक करंट देख रहे थे जिसका नाम था पोलर नाइट जेट करंट। यहाँ पर जो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम थी, इसके बेसिस पर हमने देखा कि पोलर रीजन पे ठंडियों के टाइम पर 30 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ चीजें मिलती हैं जो कि काफी ठंडी होती हैं। अब ये जब ऐसे पूरा नाचने लगती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ना पोलर वोर्टेक्स। अब यही हमने बताया कि जब भी पोलर वोर्टेक्स ऐसा होगा कि और जब पोलर फ्रंट जेट हमारा वीक पड़ा तो पोलर वोर्टेक्स टेम्परेट रीजन में घुस जाएगी और फिर अपना असर दिखाएगी, बहुत ही चिलिंग इफेक्ट देगी। एक बात तो ये। दूसरा, टेम्परेट रीजन में हम वही टेम्परेट साइक्लोन्स की बात कर सकते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन्स के पाथ को कैसे चेंज करने का काम होता है ये टेम्परेट साइक्लोन में ये बताएगा। फिर इसके अलावा क्या होता है कि जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं ये नियरली वेदर सिस्टम को इस हिसाब से भी इन्फ्लुएंस करती हैं कि कहां पर लो प्रेशर सिस्टम, कहां पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है। उसके बेसिस पर कहीं पर बारिश, कहीं पर सूखा, ये सारी चीजें हमेशा से आप जब भी लिखोगे तो ये सारे फैक्टर्स आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है, इस बेसिस पर आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो।
जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ये भी ध्यान दिया था कि जो भी जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो मियांडर करती हैं। जब भी मियांडर करती हैं तो देखो एक जगह ट्रफ बनेगा, एक जगह क्रेस्ट बनेगा, या फिर क्रेस्ट को हम लोग रिजेस भी बोलते हैं। तो देखो रिजेस कहाँ बनेगा, जब वार्म एयर कोल्ड एयर के अगेंस्ट में पुश करेगी, मतलब ये वाला रीजन, ये बनता है रिजेस। और ट्रफ क्या है, कटोरा जैसा ट्रफ जो होता है वो बनेगा जब कोल्ड एयर वार्म एयर की तरफ पुश करता है। तो इन दोनों रीजन से देखो कि दोनों के अपने अपने इफेक्ट्स होंगे। जब भी ये रीजन टेम्परेट रीजन के अराउंडिंग आएगा तो यहाँ पर कूलर टेम्परेचर डेवलप होंगी, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पोलर रीजन में कुछ हीट या फिर वार्म टेम्परेचर फील हो सकता है। अब देखो यही चीजें होती हैं जब हम इस चीज को हम लोग वीक जेट स्ट्रीम से कनेक्ट करके देखते हैं। जब भी जितना वीक जेट स्ट्रीम होगा उसमें देखोगे कि मियांडरिंग वाला थोड़ा सा कम होता जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है दिस कंडीशन अकर्स ड्यू टू ए वीक जेट स्ट्रीम व्हिच इज वीक ड्यू टू लेसर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सब ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन। ये जो अलग अलग प्रेशर सिस्टम बन रहे हैं ये इसलिए बनना स्टार्ट हो गए क्योंकि ये जो पैटर्न है हमारा, वो पैटर्न जितना टेम्परेचर डिफरेंस पहले हुआ करता था अब उतना है नहीं, और इस बेसिस पर हमारे सब ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में ट्रॉपिक्स वाले रीजन में आप देखोगे कि ये चेंजेस आते हैं। तो इन चेंजेस की वजह से जो भी यहाँ का लोकल प्रेशर सिस्टम रहता है ना वो उसको धक्का दे देता है, धक्का देगा तो वो इजीली बेंड हो जाएंगी। तो इसलिए क्या होगा कि ये मियांडर भी करती हैं। अब यही रिजेस और ट्रफ्स, और इसके साथ साथ हमने जेट स्ट्रीक्स के बारे में पढ़ा था। जेट स्ट्रीक्स क्या होते हैं, वही जो भी सिलेंड्रिकल शेप में मैंने आपको दिखाया ना कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर नीचे लो प्रेशर डेवलप होता है तो धीरे धीरे ये चीजें ऊपर भी उठती रहती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीक्स। और कहीं कहीं हाई प्रेशर सिस्टम भी बनता है जहां पर ऊपर से नीचे की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बोलोगे कि ये चीजें नीचे आती हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे आती है तो इसको भी जेट स्ट्रीक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो जेट स्ट्रीक्स के चलते और यहाँ पर रिजेस और ट्रफ्स के चलते काफी चेंजेस आते हैं। इन तीन चेंजेस के बेसिस पर आप चीजों को लिख सकते हो। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी इसके पहले। अब देखो यही वाली बात कर रहा था, ये जो यहाँ पर जो एयर ट्रैवल कर रही है ना ये होंगी जेट स्ट्रीक्स। ये ऊपर का रीजन जो भी होगा ये होगा हमारा जेट स्ट्रीम, और यूजुअली ये कनेक्ट होगा इसके साथ जेट स्ट्रीम के साथ, और ये अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा अलग अलग रीजन में, कहां पर लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, कहां पर हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा है। इन सबके चलते हमें टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब आप खुद ही देखो इस चीज को कि जब भी हवाएं नीचे की तरफ जाएंगी तो क्या होगा कि ये जो भी अभी चौड़े चौड़े ये सब चल रहे थे ये काफी कम हो जाएंगे क्योंकि हवाएं नीचे डिसेंट हो गई इनके कुछ पार्ट की, तो आगे चल के ये पतले हो गए क्योंकि इसके जस्ट पहले हमें पता चलेगा कि यहाँ पर नीचे हाई प्रेशर सिस्टम बना होगा। यूजुअली क्या होगा, अब नॉर्मली जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यही लो प्रेशर सिस्टम यहाँ से हाई प्रेशर यहाँ पे जाएगा और इसको फिर ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ऊपर की तरफ पुश करने में ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर जैसे ही ये मिला वापस से ये थोड़ा ब्रॉड हो गया। तो इस बेसिस पर आप देखोगे कि ब्रॉड एंड लेसन ऐसा चलता रहता है। तो इन सब के बेसिस पर टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब ग्राउंड्स पर हम अपने आंसर्स को थोड़ा सा और इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर हो सके तो डायग्राम वगैरह भी आप बना सकते हो। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का क्या रोल है। अब देखो क्या होता है कि जब मॉनसून आता है तो उस बेसिस पर एयर सर्कुलेशन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या होता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून के चलते जैसे ही इंडिया में आता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली स्ट्रीम्स के चलते, तो ये क्या है कि लगभग 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक का कुछ इन्फ्लुएंस होता है जहां पर ये साउथ वेस्ट मॉनसून के विंड चलते हैं नीचे, जैसे कि सोमाली करंट हो गया, इसके साथ साथ और भी जो करंट चलते हैं। तो एक तो दूसरा होता है, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ना, मतलब कि देखो विंड जब भी हम अभी मॉनसून पढ़ेंगे, हालांकि मॉनसून तो हमने मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द चीजें हमने पढ़ ही लिया है। यहाँ पर देखो इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक तरफ जब मॉनसून आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून। ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे, ये जो केरला वाला कॉस्ट है, यहाँ पर कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, इन सब डायरेक्शन में सबसे पहले हिट करता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून में हमें कौन हेल्प कर रहा था, अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा ईस्टर्ली जेट होते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, वो हेल्प करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून को बिल्ड करने में। जब यहाँ से और प्लस कुछ विंग्स यहाँ से भी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल होते हुए थोड़ा थोड़ा इधर से भी आती हैं, तो ओवरऑल जब इनका पूरा जितना भी पानी लेके आती हैं पूरा इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसके बाद अब बोलते बस बहुत हो गया, अब हम वापस जाएंगे। जब इनका वापस जाने का वक्त होता है तो इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, कि अब मॉनसून रिट्रीट कर रहा है, वापस जा रहा है। ये रिट्रीटिंग मॉनसून में हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का रोल आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमको पता है कि लगभग 20 डिग्री से 35 डिग्री के नियर अबाउट ये चलता है, सॉरी ये वाला रीजन जो है, तो यहाँ से ये अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है और ये थोड़ा सा उसको एक पुश देता है। पुश इन द सेंस कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लो प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप करता हो, जिसके बेसिस पर यहाँ पर धक्का लगता है और ये रिट्रीट करता है मॉनसून वापस से, और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, अभी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा था, अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इधर साइड में आएगा। ठीक, तो जब ईस्ट साइड में आएगा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इज रिलेटेड टू सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम व्हिच ब्लोज बिटवीन 20 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो वहां पर विंटर मॉनसून की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में ये चीजें देखने को मिलेंगी। विंटर में क्या होता है, जो भी सब ट्रॉपिकल जेट है वो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय से फ्लो करता है कुछ कुछ, और समर में पूरा का पूरा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इसके चलते क्या होता है कि जो हमारा हिमालय का एज है ना, वो एक डिवाइडिंग फैक्टर बनता है कि भाई जून जुलाई इन सब महीनों में जो भी मंथ होते हैं, गर्मियों के मंथ होते हैं, उसमें जो हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो हिमालय पर्वत के नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। लेकिन जब नीचे की ओर आता है, मतलब कि जब ठंडियां आनी स्टार्ट होती हैं, तो ठंडियों के आने के साथ हमने ये पढ़ा था ना कि जब विंटर आती है तो ये सारी चीजें जो भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं, ये लोग नीचे की तरफ शिफ्ट करती हैं। जब नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी तो हिमालय के सदर्न डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो ये जो पीरियोडिक मूवमेंट होता है ना जेट स्ट्रीम का, ये हमेशा बेसिकली मॉनसून के विथड्रॉल और उसके जाने का, मतलब कि जैसे ही विथड्रॉल हो रहा है मॉनसून का, उसको सपोर्ट करने के लिए आता है। अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रिटर्न्स बैक टू इट्स पोजीशन साउथ ऑफ द हिमालयस ऑफ द मॉनसून, तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून ओवर इंडिया। और इसके जस्ट ऑपोजिट में जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कोल्ड विंड व्हिच पुशेस डाउन विंड टू द सरफेस क्रिएटिंग हाई प्रेशर ऑन द सरफेस, द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अ कोल्ड विंड व्हिच पुशेस डाउन wind to the surface creating a high pressure on the surface, dry winds from high pressure area starts blowing towards the low pressure area. These winds in turn bring cold waves in winter in the northern part of the country like into UP, Bihar, Bay of Bengal, influence the Ferrel cell, take the form of northeast monsoon. When this wind reaches the coast of Tamil Nadu, it causes rainfall, humidity. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का क्या रोल है। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जब साउथ वेस्ट मॉनसून, मतलब कि जब मॉनसून की शुरुआत होती है, तो इस शुरुआती मॉनसून में क्या होता है कि हमारा जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, जो कि एक टेम्पररी जेट स्ट्रीम था, वो टिबेटन प्लेटू के हीट होने से ऊपर आता है और यहाँ पर इन्फ्लक्स देता है, जिसके बेसिस पर सोमाली करंट के साथ साथ और भी काफी सारे विंड सिस्टम हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि एक टेम्पररी जेट स्ट्रीम था, वो मॉनसून के ऑनसेट, मतलब कि आने की संभावनाओं के लिए वो काम करता है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारे यहाँ पर मॉनसून और अच्छे से आए इसके लिए हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट काम कर रहा था।
लेकिन अगर हम बात करें कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो कि अपने आप में एक परमानेंट जेट स्ट्रीम है, उसका इन्फ्लुएंस हमारे मॉनसून मैकेनिज्म पे क्या है, तो हम उसको कैसे समझेंगे? देखो क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआती में ही बताया कि ये जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं, पोलर जेट हो गया, सब ट्रॉपिकल जेट हो गया, ये लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं ऑन द बेसिस की सीजन क्या चल रहा है। तो सोचो अगर विंटर सीजन होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सन हीट करेगा, तो मतलब ये सब नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे कि नहीं? अब चूंकि देखो इसका जो रेंज है ना वो 20 डिग्री से 35 डिग्री तक है, जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें होता यूं है ना कि एक बार तो ऐसा सिचुएशन आता है कि जब समर सिचुएशन होता है, देखो समर का टाइम जब भी होगा गर्मियों के दिन में ये तिब्बत प्लेटू के पास रहता है, मतलब कि जो भी हमारे हिमालयास है ना, इस हिमालयास के नॉर्थ साइड में रहता है। लेकिन जब ठंडियां होती हैं तो हिमालयास को क्रॉस करके ये हिमालयास के साउथ साइड में आ जाता है। जब भी हिमालयास के साउथ साइड में आता है तो ये अपने आप में एक वेस्टर्ली फ्लो कर रहा है, ऊपर 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 बिल्कुल। तो नीचे की तरफ में ना ये एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप कर देता है। अब ये जब भी हाई प्रेशर सिस्टम होगा तो यहाँ पर कूल एंड ड्राई वेदर कंडीशन बनेगा। तो ये इसके जस्ट नीचे, हिमालय के जस्ट नीचे हमारा कौन सा स्टेट लगेगा? एक तो हमारा यूपी लगेगा, एक लगेगा बिहार। तो यूपी बिहार वाले जो रीजन है ना, यहाँ पर ठंडियां स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चिलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सीजनल माइग्रेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखने को मिलता है। अब जब भी ये साउथ में ट्रैवल करता है ना, तो इसके बेसिस पर क्या होता है कि यहाँ पर तो हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप कर दिया इसने, और जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहां पर चूंकि पूरी गर्मी रही है, पानी काफी हद तक गर्म हो चुका होगा, और हमने पढ़ा था कि पानी देर से ठंडा होता है, तो चूंकि जमीन काफी ठंडी हो गई इस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से। लेकिन जो हमारा बे ऑफ बंगाल का पानी है वो तो अभी भी गर्म ही रहा है, तो वहां पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। तो अचानक से क्या होगा कि हमारे जमीन वाले सरफेस पर हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम की तरफ एक विंड बहने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं कि मानसून अब वापस जा रहा है। शुरुआत में तो ड्राई रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरता है ना, तो ये ड्राई रहता है, तो मॉइस्चर अपने हिसाब से कैप्चर कर लेता है, और जब ये तमिलनाडु की कोस्ट पर जाता है तो वहां पर फिर से झमझम बारिश करा देता है। तो आप देखोगे कि तमिलनाडु में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोल देते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है। तो जब भी अभी हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां पर 12 महीने बारिश होती रहती है, या फिर हम यूं बोलें कि यहाँ की जो भी पेड़ पौधे होते हैं इनकी पत्तियां 12 महीने ग्रीन होती हैं। नॉर्मली आप देखोगे कि अपने यहाँ जैसे कि यूपी वाले रीजन में या फिर बिहार वाले रीजन में या फिर नॉर्थ इंडिया में और भी जहां पर भी आप रहते होगे, वहां पर देखते हो कि आप पतझड़ का मौसम आता है, स्प्रिंग सिस्टम आता है। अब इस स्प्रिंग सिस्टम में होता यूं है कि एक बार पत्तियां लगती हैं बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, ठीक है, और ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सारी चीजें आती हैं, तो एक बार पत्तियां झड़ती हैं और एक बार पत्तियां वापस से नहीं आती हैं, मतलब साल भर पेड़ पौधे ग्रीन नहीं रहते। ये दे यूज्ड टू शेड देयर लीव्स, और इन शेडिंग के बाद वापस से ग्रीन पत्तियां आती हैं। लेकिन जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, क्योंकि इनको हमेशा बारिशें मिलती रहती हैं, इसलिए इनकी पत्तियां हमेशा ग्रीन रहती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? एवरग्रीन, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के केवल इस छोटे से हिस्से में, हमको कौन से कोस्ट में मिलेगा, मतलब अगर ये हमारा तमिलनाडु वाला पोर्शन है तो ये तमिलनाडु के इस वाले रीजन में जो भी फॉरेस्ट वगैरह होंगे ना, यहाँ बे ऑफ बंगाल से यही वाला विंड सिस्टम उठेगा और यहाँ पर बारिश करा देगा, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में हमको मिलेगी ढेर सारी बारिशें। तो ये इफेक्ट है अपने मॉनसून में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। ये समझ में आ गया आपको कि ऑनसेट और ऑफसेट में कैसे जेट स्ट्रीम हमारे मॉनसून को कवर करते हैं, हेल्प करते हैं। एविएशन सेक्टर में भी हमने पढ़ा था, ये तो आसान है, इसको मैं स्किप कर सकता हूं कि भाई अगर सेम डायरेक्शन में जाना होगा तो जाओगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाओगे। आपको लगता है कि मियांडरिंग ज्यादा है तो प्लेन वाले भी डरेंगे कि भाई मियांडरिंग कहीं और पहुंचा दिया हमको, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, या फिर विंग जो भी एरोप्लेन का हमारे टूट गया, तो इस वे में उसको कभी कभी उस पाथ को वो लोग लेते हैं और कभी कभी उस पाथ को नहीं लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन। और भी हमने देखा कि जैसे ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस जो भी प्लूम से जितने भी वोल्केनिक एशेस मिलते हैं वो कभी कभी इन जेट स्ट्रीम में ट्रैप हो जाते हैं, तो वो भी पूरा चक्कर काटने लगते हैं। तो इस वे में क्या होगा, अचानक से अगर जेट स्ट्रीम इसके अंदर चल रही है तो उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इन सब बेसिस पर भी जेट स्ट्रीम और एविएशन का अपना अटूट बंधन है। इसके बेसिस पर देखो जेट स्ट्रीम और एविएशन में हम बात करें तो जेट स्ट्रीम और दूसरे प्लैनेट्स में भी, सॉरी दूसरे प्लैनेट्स में भी ऐसे जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं, नोटेबली जुपिटर, सैटर्न, ये सारी चीजें। बात करते हैं एयर मास की, ठीक है। एयर मास में देखो क्या चीजें हमने समझाई थी। एयर मास बेसिकली अपने सोर्स रीजन के द्वारा अफेक्टेड एक एरिया होता है बहुत दिन तक। मान लो कि एक ओशन का सर्फेस है, ओशन का सर्फेस अपने आप में काफी ठंडा रहता है, यूजुअली हमको ऐसा पता है। जब ये ठंडा है, इसके ऊपर कोई एक ऐसी एयर का एक वॉल्यूम बैठा हुआ है जो कि बहुत देर से इसके ऊपर बैठा है, बहुत देर मतलब बहुत दिनों से इसके ऊपर बैठा हुआ है, ज्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो इसका ठंडापन जो है पानी का वो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में भी आ जाएगा। मतलब कि अपने सोर्स रीजन के इफेक्ट में आके अगर कोई भी ऐसा होमोजेनस एरिया बड़ा सा बन जाए, मान लो लगभग 1000 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अगर हो कुछ भी, तो उस केस में उसके ऊपर जो भी एक स्टैग्नेंट मास बन गया हवा का, इसी को हम लोग बोलते हैं एयर मास। बहुत सिंपल सा है, जैसा नाम वैसा काम। तो यहाँ पर देखो कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी तो ठंडे रीजन के ऊपर एयर मास बनेगा और कभी कभी गर्म रीजन, हॉट डिजर्ट के ऊपर भी हवाएं ना बहने से भी ऐसा कंडीशन बन सकता है। तो दोनों केसेस में एयर मासेस बनते हैं। तो एयर मासेस या तो वार्म होंगे या तो कोल्ड होंगे। अब एयर मासेस के कुछ पेक्यूलियर फीचर्स हैं कि वो ट्रैवल करते हैं, इनको चलने फिरने का शौक है। तो जब भी ये एयर प्रेशर सिस्टम एक बार एयर मास बन गया तो वो स्टेबल हो जाते हैं। अब अगर वहां पर हवाएं जब भी चलेंगी ना, तो ऐसा नहीं कि जहां पर पतले रास्ते में हवाएं चली तो केवल वो आगे मूव करे, अब वो एयर मास पूरे एक जैसे जुट जाते हैं और पूरे के पूरे एयर मास ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इसी वे में ग्लोबल प्लैनेटरी विंड सिस्टम में एयर मासेस अपना इंटीग्रल पार्ट निभाते हैं, और इसके चलते जो भी प्लैनेटरी विंड सिस्टम चल रहा होगा उस डायरेक्शन में ये भी मूव करने स्टार्ट करते हैं। इनका इतना ऊंचा, इनकी जो हाइट होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये लगभग स्ट्रेटोस्फीयर के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैले हुए होते हैं। इस बेसिस पर आप समझ सकते हो कि जो एयर मास है वो हॉरिजॉन्टली चेंज करेगा, लेकिन वर्टिकल वेरिएशन नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन क्यों हो रही है भाई? क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमें देखने को मिल रहा है कहीं पर एक डिजर्ट एरिया है, कहीं पर एक ओशन का एरिया है, तो इसके चलते जो डिजर्ट के ऊपर होगा तो हॉरिजॉन्टली इस वाले एयर मास में वार्म टेंपरेचर मिलेगा, और जो ओशन के सरफेस में यहाँ पर जो एयर मास बना है वो कोल्ड मिला, तो हॉरिजॉन्टली तो वेरिएशन है, लेकिन वर्टिकल वेरिएशन आप टू स्ट्रेटोस्फीयर तक आप चले जाओगे तो डेफिनेटली बहुत ही लीस्ट वेरिएशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो जो भी सोर्स रीजन, जैसे यहाँ पर सीटी, एमटी, एमई, एमटी, सीटी, ऐसे जो भी लिखा है, सीपीसीए, यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं आप देखोगे जहां पर भी कॉन्टिनेंट दिखता होगा वहां पर सी जरूर लिखा होगा, जैसे कि ये सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, और जहां पर आप देखोगे ओशन सर्फेसेस होंगे वहां पर एम देखने को मिलेगा, एम डिनोट्स टू मेराइन, यहाँ मेराइन 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 मेराइन, यहाँ पर कॉन्टिनेंट 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 मेराइन मेराइन कॉन्टिनेंट मेराइन मेराइन सब देखने को मिल रहा है, बहुत ईजी सा है। अब क्या होता है कि एक क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन के तौर पर जो भी सोर्स रीजन इन सबके होते हैं ना, उन्हीं सोर्स रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर आ जाती है और फिर ये मूव करते हैं। तो अब जब ये अपने सोर्स रीजन के साथ बहुत दिन तक बैठने के बाद जब ये मूव करते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रैप हो जाती है। तो ये बताते हैं कि भाई हम कोल्ड मास है और हम ये बताते हैं कि भाई हम वार्म मास है। तो एयर मास वार्म और कोल्ड दोनों हो सकती है, और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तब यहाँ पर घमासान युद्ध होता है। घमासान युद्ध के चलते इनके बीच में कबड्डी भी छिड़ सकती है कि एक किसी दूसरे के अंदर किसी दूसरे के एरिया में घुसना चाहेगा। कभी अगर वार्म एयर मास स्ट्रांग है
तो वार्म एयर मास अपने साथ कोल्ड एयर मास को धक्का लगाते हुए उसके अंदर घुसना चाहेगा, और कभी कभी कोल्ड एयर मास अगर स्ट्रांग है तो वो वार्म एयर मास को धक्का लगाते हुए अंदर की तरफ घुसेगा। इस घमासान कबड्डी की लड़ाई में क्या होता है, कोई एक विजेता होता है और कोई हार जाता है। अब इसमें हारने जीतने का सवाल ये है कि मोर और लेस हमेशा कोल्ड एयर मास ही जीतती है, क्योंकि ये बायस्ड है। बायस्ड इसलिए है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास सोर्सेज है, ठीक है। डेंसिटी जो है वो इसका सोर्स है जो कि इसको हमेशा जिताती है। क्या होता है कि चूंकि कोल्ड एयर मास अपने आप में भारी होता है तो वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वो ऊपर नहीं उठता है। वार्म एयर मास मजबूरी में कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन ऊपर जो उठ गया समझो वो हार गया, ठीक है। इसमें बेसिकली लड़ाई जो भी होती है वो ये देखा जाता है कि आप जमीन से किसको उठा के फेंक देते हो। तो हमेशा जब भी कोल्ड एयर मास स्ट्रांग होगा तब जैसे ही वार्म एयर मास से टकराएगा तो कोल्ड एयर मास बोलेगा वार्म एयर मास अब तुम सीधे सीधे ऊपर भाग जाओ, मेरे ऊपर से निकल जाओ, हम तुम्हारे एरिया में पहुंच चुके हैं। तो कोल्ड एयर मास की डेंसिटी में ज्यादा होता है तो वो इसके जमीन से वार्म एयर मास का जो भी कनेक्शन होता है इसको उठा देता है ऊपर की तरफ और अपने ऊपर से इसको ट्रैवल करा देता है, ठीक है। तो ये युद्ध बनती है। अब यहाँ पर जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से मिलता है तो बनता है फ्रंट, ठीक। ये जो फ्रंट है, फ्रंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब देखो यूजुअली क्या होता है कि मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वीडियोस देखी आपके कमेंट के बाद, इस पूरे चैप्टर को जो कि मैं आपको 2 घंटे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और इसके बाद मैं फिर से भी पढ़ा रहा हूं, वो आधे घंटे में चीजों को खत्म कर देते हैं। वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई वेदर कंडीशन, फ्रंट के ऊपर क्या वेदर कंडीशन है, कौन से क्लाउड्स बनते हैं, इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है। तो आप जहां तक मुझे लगता है कि मैं इतना लेक्चर लेने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में ट्रस्ट सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाया हूं, उनको लगता है कि जब भी मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं तो मतलब कि मैं भगा रहा हूं। देखो मैं फिर से इस बात को समझाना चाहूंगा, जब भी मैं तेज पढ़ाता हूं तो इसका मतलब ये समझो कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको भगा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट, जब वो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या जरूरी है कि हम उसको भी आधे घंटे तक स्ट्रेच करें तभी चीजें समझ में आए, ठीक है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आप खुद सोचो कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, क्या उस इन्फॉर्मेशन से हमने जितना भी 8-10 एमसीक्यू सॉल्व किए क्या वो सॉल्व नहीं हो रहे थे? तो जरूरी है क्या कि वो हम फ्रंट्स के वेदर सिस्टम को भी पूरा पढ़ें और पोलराइजेशन को भी पढ़ें? हो सकता है आपके पास अभी इतना डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि डेफिनेटली देखो ऐसा होता है कि कभी-कभी मैं चीजों को स्पीडली निकालता हूं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूं या फिर मैं जल्दीबाजी में हूं, मुझे कहीं जाना। आपको हर बार बता दूं इस चीज को, मैं इस बात का आगे से भी ध्यान रखूंगा कि जब भी मैं स्पीड पकड़ूं तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि भाई, लेकिन ठीक है, अगर आप इस चीज को भूल गए होगे तो मैं फिर से इस चीज को रिमाइंड दिला देता हूं कि जब भी मैं स्पीडली किसी चीज को निकालूंगा तो इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ऊपर ऊपर से जान लेना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो स्लाइड्स में भले ही वो सारी चीजें लिखी होंगी, आप उनको चाहो तो एक बार पढ़ भी सकते हो, लेकिन अगर वो चीजें जितनी जरूरी है केवल उतनी बेसिस पर चीजें डील की जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चलो ये ज्यादा लेक्चर हो जाएगा तो फिर आप लोग बोल दोगे इसके लिए भी, है ना। चलिए कोई नहीं, जस्ट जोकिंग। तो आप देखो, अब हम यहाँ पर फ्रंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब फ्रंट बेसिकली जो जीतने वाला इंसान होगा उसके नाम पर पड़ जाएगा, या फिर जीतने वाले इंसान से नहीं, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, जो भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन जो भी जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितना ज्यादा वो डेंस होकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ता होगा, उसी से उसका नाम हम नामकरण कर देते हैं। मतलब कि फ्रंट के बेसिस पर हम या तो उसको वार्म फ्रंट बोल सकते हैं या फिर हम उसको कोल्ड फ्रंट बोल सकते हैं, या फिर जब दोनों की स्पीड लगभग लगभग सिमिलर हो जाए, वार्म एयर मास की कोल्ड एयर मास की स्पीड सिमिलर हो जाए, तो हम बोलेंगे भाई इन दोनों में टाई हो गया है, टाई हो गया है, अब कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक बनता है स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। फिर इसके बाद एक और फ्रंट बनता है जिसको हमने बताया था ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं इसको। इस ऑक्लूडेड फ्रंट में वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास दोनों ही मिले हुए होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एक वीडियो के थ्रू, उसी वीडियो पे हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन था अब मैंने इसको भगा दिया है, तो इसका मतलब आप ये समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्लासिफिकेशन जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कुछ साइंटिस्ट हैं, केवल एक ही क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसे मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 क्लासिफिकेशन है एयर मासेस के, उन सबको थिंकर्स के बेसिस पर उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ने पड़ते हैं और यूजुअली डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं उनके ऊपर, लेकिन ऑप्शनल में आते हैं, हमारे लिए उतना जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम फ्रंट्स को पढ़ते हैं, फ्रंट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो फ्रंट से जब ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए चलो आगे हम अपने फ्रंट पर बड़ा सा फ्रंट ले लिया मैंने। तो सबसे पहले हम किसको चलाते हैं? सबसे पहले हम चलाते हैं कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट अपने आप में देखो थोड़ा तेजी से आ रहा है, वार्म फ्रंट इतना ज्यादा नहीं है। अब कबड्डी कबड्डी बोलते हुए ये अंदर आया और इनको उखाड़ के ऊपर की तरफ फेंक दिया। इसके चलते आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये कंडीशन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि वार्म एयर मास ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। और जब भी हमने माउंटेन रीजन्स पढ़ते टाइम ओरोग्राफिक रेनफॉल को पढ़ा था तो कुछ ना कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि जब देखो इसके पीछे का साइंस क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। यूजुअली क्या होता है कि जो भी एयर मास होगा, वार्म एयर मास, ये लो प्रेशर सिस्टम पर होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है ये प्रेशर सिस्टम यहाँ पर जब ऊपर उठता जा रहा है तो क्या होगा, ये एक्सपैंड होता है। जब भी ये एक्सपैंड होगा ना तो यहाँ पर एडियाबैटिक कूलिंग होगी इसकी, और जितना स्टीप स्लोप इसको मिलेगा उतनी तेजी से एडियाबैटिक कूलिंग होगी। और आपको भी पता है कि जब वार्म एयर मतलब कि जो वाटर वेपर यहाँ पर प्रेजेंट होते होंगे, अगर उनको अचानक से आप ठंडा कर दो तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जिस तरीके से जब आप पतीला पे पानी गर्म करते हो और उसके ऊपर एक ढक्कन रख के गैस स्टोव बंद कर देते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब आप वो ढक्कन हटाते हो तो ढक्कन के निचले सरफेस पर पानी की बूंदें दिखती है ना, कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर उठता है तो ये एक्सपैंड करता है, जब ये एक्सपैंड करता है तो अचानक से ठंडा हो जाता है, जब अचानक से ठंडा होता है तो भाई ये कंडेंस होता है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में पहुंच जाता है, ये अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है और इसीलिए होती है घमासान बारिश। लेकिन बारिश का सिचुएशन केवल और केवल इस एरिया में दिखेगा, मतलब कि जब भी कोल्ड फ्रंट बनता है तो इस कोल्ड फ्रंट के चलते एक ऐसा सिमिलर कंडीशन बनेगा, एक ऐसा वेदर कंडीशन बनेगा जहां पर बारिशें होंगी। और इस बारिशों में आप देखोगे कि काफी तेज बारिश होती है, हो सकता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी बन जाए, बड़ा सा ऊंचा सा, जैसे ये आप देख रहे हो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जैसा कुछ बन जाए। और साथ ही साथ बारिश होगी, अचानक से वेदर टेंपरेचर जो है चेंज हो जाता है, 1 घंटे में 15 डिग्री सेल्सियस तक का वेरिएशन देखने को मिलता है और उसके अगले घंटों में और भी वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। तो इस वेरिएशन के चलते हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोल्ड फ्रंट बनेगा ना तो उस केसेस में बारिशें होंगी, बारिशों के साथ साथ वेदर कंडीशन अचानक से चेंज हो जाएंगी और यहाँ पर जो भी क्लाउड्स बनते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड्स बनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला क्लाउड जो आप देख रहे हो ये कौन सा क्लाउड है, अच्छा आप खुद अंदाजा लगाओ, ये देखोगे कि नीचे सरफेस पर मतलब कि स्ट्रेटस क्लाउड है, बारिश कर रहा है मतलब निम्बस क्लाउड है। तो इसको क्या नाम देते हैं हम, ये हम देते हैं निम्बो स्ट्रेटस देते हैं इसको। तो ये हमारे लिए निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड है और ये हमारे लिए कौन सा क्लाउड है जो कि ऊपर सतह पर है, ये हमारा क्लाउड है जो कि काफी लंबा काफी ऊंचा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये बात समझ में आ गई। तो ये कहानी है कोल्ड फ्रंट की। दूसरी कहानी हम समझते हैं वार्म फ्रंट की। वार्म फ्रंट में क्या होता है, कोल्ड फ्रंट अपने हिसाब से अपनी जगह पर है, वार्म फ्रंट यहाँ पर थोड़ा तेज हो गया। अब ये कबड्डी बोलते बोलते अंदर की तरफ आता है और चूंकि ये कोल्ड फ्रंट को तो कोल्ड मास को तो ऊपर उठाने की क्षमता रखता नहीं क्योंकि वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अप, तो इस बेसिस पर इसको अंदर की तरफ दबाने लगता है, मतलब कि ये इसको चिपका देता है नीचे की तरफ। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कोल्ड एयर मास का जो भी एक स्लोप बना था उस स्लोप को नीचे कर देता है, जिससे इसका स्लोप जो है वो काफी स्टीप ना होते हुए काफी ग्रेजुअल हो जाता है। तो
तो जब भी ग्रेजुअल स्लोप बनेगा तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पर बादल वगैरह बनते हैं ना, वो बादल काफी फैले हुए बादल बनते हैं। तो यहाँ पर अचानक से बारिश होती है तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, लेकिन यहाँ पर भीनी भीनी बारिश होती है, बूंदाबांदी टाइप की कुछ बारिशें होती हैं। तो उस बेसिस पर यहाँ पर कुछ बड़े क्लाउड्स नहीं बनेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स बन जाए, या फिर थोड़ा ऊपर पहुंचे यहाँ पर एल्टो एल्टो वाले रीजन पर, मिडिल क्लास फैमिली के एल्टो कार और उससे रिलेशन में एल्टो क्लाउड्स जो कि हमने पढ़ा था। तो एल्टो क्लाउड्स की हाइट में हो सकता है कि क्यूमुलस क्लाउड हो तो एल्टो क्यूमुलस बन जाएंगे, और हो सकता है कि ये स्ट्रेटिफाइड हो तो ये एल्टो स्ट्रेटस बन जाएंगे। देखो एल्टो क्यूमुलस और एल्टो स्ट्रेटस दोनों थोड़ी बहुत बारिशें करा सकते हैं, क्योंकि इनका कलर ग्रे होता है, जिनका भी ग्रे कलर होता है वो थोड़ी बहुत बारिशें करा सकते हैं। लेकिन जब हम एकदम ही ऊपर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलता था, सिरस क्लाउड मिलता है, जो कि एकदम ऊपर मिलता है। तो सिरस क्लाउड कभी बारिश तो कराता नहीं है, ये फेयर वेदर कंडीशन बताता है। तो इवन जो सबसे अंदर वाला कूल एयर का ये जो एयर मास होगा, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, लेकिन काफी दूर तक आप देखोगे जहां पर वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास मिलते हैं, वहां पर ऐसे बादल बनते हैं, काफी दूर तक बनते हैं। और कोल्ड एयर मास में तो छोटे एरिया में बारिश हो रही थी, यहाँ पर काफी लंबे दूरी में बारिश होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट में दोनों के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो बराबरी हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फाइट जब भी इनकी होती है तो ये कभी ये अंदर जाएगा, कभी वो पीछे जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पर एयर प्रेजेंट होगा वो ऊपर की तरफ उठने लगता है कि भाई इन दोनों की लड़ाई में मैं क्यों इनका हिस्सेदार बनूं, मैं तो चलता हूं ऊपर। और ये लोग प्रेशराइज भी करते हैं इसको ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये अचानक से जब ये दोनों आते हैं और ये दोनों मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट एयर होगा वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और यहाँ पर भी बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और यहाँ पर भी जहाँ पर दोनों फ्रंट्स के ये जो भी जॉइंट पोजीशन है, यहाँ पर होती है घमासान बारिश, और ये छोटे एरियाज में ही होती है। एक बात जो ध्यान देनी है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड तो आप बोलोगे कि कोल्ड फ्रंट में भी बनता था, लेकिन देखो कोल्ड फ्रंट में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि वहां पर क्या है, चीजें अचानक से चेंज हो गई, 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। वो डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आराम से क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करेगा, बहुत ग्रेजुअल वेरिएशन वेदर कंडीशन में आएगा, और बारिश होगी, बस इतना हो सकता है, टेंपरेचर में डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। चौथा आप देखो ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट के लिए मैंने आपको एक तो ये वीडियो बताया था और एक वीडियो और बताया था, जिसके बेसिस पर मैं आपको फिर से वहीं ले जाना चाहूंगा। ठीक है, तो अब चलो उस वीडियो की तरफ चलते हैं। देखो इस वीडियो में हमने यहां से स्टार्ट किया कि ये जो येलो कलर का मास दिख रहा है ना, ये येलो कलर का मास आप देखोगे 10 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट टेंपरेचर दिखा रहा है। और जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हो तो ग्रीन, ये वॉयलेट ऊपर जाके, तो ये सब काफी ठंडे पोजीशंस वाले हैं और ये सब काफी नीचे वाले हैं। तो आप देखोगे कि जो भी हमारा जेट स्ट्रीम चलता है ना, वो जेट स्ट्रीम लगभग ऐसे ही चलेगा, मतलब इसी डायरेक्शन में होकर चलता है। तो आप देखोगे कि जेट स्ट्रीम यही येलो वाली लाइन पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ये वेरिएशंस आते जाएंगे, ये जेट स्ट्रीम वैसे वैसे आगे ट्रैवल करता जाएगा। अब हालांकि हम बात करते हैं एयर मास की। यहाँ पर एयर मास देखो क्या है, नीचे की तरफ गर्म वाले हैं, ऊपर की तरफ ठंडे वाले हैं। जब इनमें बहस होगी तो इन बहस के चलते हम और क्या चीजें देख सकते हैं उनके बारे में जरा मैं इसको स्पीड अप कर देता हूँ और 1.922 और आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर दो फ्रंट्स बन रहे हैं। ये वाला फ्रंट जो है ये कोल्ड फ्रंट है, और ये वाला फ्रंट जो है ये वार्म फ्रंट है। वार्म फ्रंट यहाँ से इस डायरेक्शन में इधर ऊपर जाएगा, तो ये देखो जेंटल स्लोप है, और यहाँ पर देखो स्टीप स्लोप है, क्योंकि ये कोल्ड फ्रंट बना रहा है। ये कुछ आइसोबार्स को यहाँ पर डिजिग्नेट किया गया है। इन आइसोबार्स के चलते जो भी एयर सिस्टम आएगा वो सर्कुलेट होगा। कैसे सर्कुलेट होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो यूजुअली क्या होता है कि जब भी ऐसा कंडीशन आए कि एक ही कोल्ड फ्रंट में दो अलग अलग कंडीशंस बने, तो इस जो बीच वाले कंडीशन होते हैं इसको परटर्बेशन बोलते हैं। यहाँ से मान लो एक वार्म एयर मास आती है और ये ऊपर की तरफ उठ गई। ऊपर की तरफ उठने के साथ साथ इस पे कुछ ना कुछ हो सकता है, मान लो कोई और फोर्सेस लगते हो जिसकी वजह से ये शिफ्ट होता है। साथ ही साथ कोल्ड विंड भी जो आता है वो भी कोरियोलिस फोर्स के चलते टिल्ट होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो भी ऐसा सिस्टम आ रहा है ये भी आप देखोगे कि थोड़ा सा चेंज होता है, तो कोरियोलिस फोर्स भी यहाँ पर लगता रहेगा। अब ये बात समझ रहे हो। और यहाँ पर तो दो अलग अलग कंडीशन है, और जब इन तीनों को हम एक साथ मिक्स करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये तीनों ही कंडीशन में एक दूसरे से मिक्स होते हुए जाएंगे। अब आप इस कंडीशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। क्या है कि इस कंडीशन में यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब ये जो कोल्ड फ्रंट है ये इधर ग्रीन एरिया में आने की कोशिश करेगा। ये जो ग्रीन एरिया का वार्म एरिया है ये अंदर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो इसके बेसिस पर आप देख रहे हो कि ये पीछा कर रहा है इसका, तो यहाँ वाले एरिया में जो भी एयर मास होगा वो अपलिफ्ट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक जॉइनिंग लाइन बन रही थी, उस जॉइनिंग लाइन में आपको जहाँ अभी स्पेसिफिकली ये वार्म करंट दिख रहा था और इधर कोल्ड करंट दिख रहा था, अब केवल हम इन्हीं लाइंस को देखते हैं। देखो जो रेड वाला है वो वार्म करंट दिखा रहा है, ये जो ब्लू वाला है ये कोल्ड फ्रंट दिखा रहा है, ये वार्म फ्रंट दिखा रहा है। अब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा था और ये इस डायरेक्शन में, तो आप देखोगे कि एक रीजन बन रहा है ना कि जब ये कोल्ड करंट धक्का देते देते यहाँ तक आ जाए, वार्म करंट थोड़ा सा इधर रह जाए, तो एक ये जो रीजन बनता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्लूडेड रीजन, जहाँ पर वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, और यहीं पर डेवलप होता है भाई साइक्लोनिक कंडीशंस। ये है हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, ओके, तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या कि फ्रंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप एक बार इन सभी स्लाइड्स को आराम से पढ़ने की कोशिश करना। जेट स्ट्रीम अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा लेंथी वे में पढ़ाया है। जो एयर मासेस होते हैं ये इतने डिफिकल्ट नहीं होते, क्योंकि मोर और लेस ये विंड जैसे बहते हैं वैसे एयर मासेस बहते हैं, आप केवल इतना समझो। तो ये अपने आप में रिलेटिवली थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, और चूंकि इसका पिक्चराइजेशन हमारे मन में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है तो हम बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। अब ये सारी चीजें जैसे सोर्स रीजन, अब ये सोर्स रीजन तो यार रटने वाली है ना। आपको भी पता है कि जो भी सब ट्रॉपिकल ओशंस के साथ में रहेंगी, सब ट्रॉपिकल ओशन है तो मतलब इसके सामने ओशन है तो एक तो मॉइस्ट कंडीशन डेवलप होगा, और चूंकि ट्रॉपिकल रीजन है तो ये गर्म होगा, तो ये वार्म होगा, तो यहाँ पर वार्म मॉइस्ट कंडीशन डेवलप होगा। इस तरीके से हॉट डिजर्ट्स में अगर देखें तो एक तो डिजर्ट एरिया है, मतलब कि यहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये ड्राई होगा। अगर हॉट है तो ये वार्म भी होगा, तो ये वार्म और ड्राई इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया। तो इस बेसिस पर ये सारी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप आराम से इन स्लाइड्स को पढ़ते हुए भी गेन कर सकते हो। यही वाले रीजन है जिनको मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा था। इन सब पे ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है, इन सब पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, यूपीएससी के नहीं बनते। आप बेसिकली फोकस करो कोल्ड एयर मास क्या होता है।